हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और इसी के साथ साथ आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम आपके लिए क्लास नंबर 19 लेकर आए जो हमारी टॉप 1000 क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, जिसमें हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों के ही क्वेश्चंस इस टाइम करा रहे हैं। वही क्वेश्चंस हम आपको करा रहे हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यदि आप लोग इस सीरीज में लगातार हमारे साथ बने रहते तो ये टॉप 1000 क्वेश्चंस जो हम आपको कराएंगे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपके एग्जाम्स में, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी इस टाइम कर रहे हो। जितने भी नाम हमने थंबनेल पर लिखे हुए, जितने भी एग्जाम्स के नाम, उन सभी के लिए ये टॉप 1000 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास पर चर्चा करते हैं आज की क्लास में क्या खास होने वाला है। तो आज हम आपके लिए जो बायोलॉजी के क्वेश्चन लेकर आए वो जेनेटिक्स चैप्टर से लेकर आए। जेनेटिक्स ये चैप्टर जो आपका है वो 12th क्लास का चैप्टर है। इस चैप्टर से आपके एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो इनमें से। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक निवेदन और है कि अभी तक आपने क्लास को शेयर ना किया अपने दोस्तों के साथ तो प्लीज इस क्लास को आप लोग शेयर जरूर कर दें। और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे हम जो भी वीडियो डालें आपके पास सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज हम सबसे पहले आपको जो क्लास नंबर 18 में हमने आपको फिजिक्स का एक क्वेश्चन दिया हुआ था। 18 क्लास में हमने आपको फिजिक्स में एक क्वेश्चन दिया हुआ था जिसका आंसर आप सभी लोगों ने गलत दिया है, जिसका आंसर आप सभी लोगों ने गलत दिया है। देखो, फिजिक्स के क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में कठिन नहीं पूछे जाते। फिजिक्स के जो क्वेश्चन पूछे जाते बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाते, लेकिन वो थोड़ा आपको घुमा देंगे और घुमा देने पर ही आप लोग अटक जाते हो। तो वो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन आप सभी लोगों ने उसे गलत किया। क्या गलत किया, कैसे किया, वो हम आपको आगे बताएंगे चल के। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लगातार हमारे साथ बने रहना, बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिलेगा इस क्लास में। तो देख लेना अच्छी तरीके से कि ये क्वेश्चन वही है जो हमने आपसे 18 क्लास में पूछा हुआ था, वही क्वेश्चन तो है ये। क्वेश्चन क्या था हमारा कि एक मशीन 2 किलोवाट है, इसके द्वारा 10 मिनट में किए गए कार्य की गणना कीजिए। एक मशीन की शक्ति 2 किलोवाट है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर शक्ति और लिखना था मुझे, हमने वो लिखना भूल गए हैं। यहाँ पर एक मशीन की शक्ति 2 किलोवाट है, यहाँ पर शक्ति आप लोग लिख लेना। ठीक है, एक मशीन की शक्ति 2 किलोवाट है, इसके द्वारा 10 मिनट में किए गए कार्य की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और बहुत इजी क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ था। क्वेश्चन को देखने के बाद आपको सिर्फ दिमाग में इतनी चीज याद रखनी है कि इस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है और क्या हमसे पूछा गया है। तो दिया क्या क्या है कि शक्ति जो आपको दी है किलोवाट, वैसे भी वाट किसका मात्रक होता है, शक्ति का होता है। तो P बराबर जो हमको दिया है वो 2 किलोवाट दिया। कितना दिया है, 2 किलोवाट। अब इस एक किलो में इसे दिया तो इसे मुझे वाट में चेंज करना है। तो 1 किलो में कितने, 1000 वाट होते हैं। तो यहाँ पर मेरा जो आ जाएगा वो 2000 वाट आएगा। कितना आएगा, 2000 वाट निकल के आ जाएगा। अब टाइम कितना दिया आपको, इसके द्वारा 10 मिनट में किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो टाइम जो आपको दिया था, टी जो दिया था वो 10 मिनट दिया था। कितना दिया था, 10 मिनट। पहली बात, आप लोगों ने जो आंसर दिया था सभी ने वो 20 जूल सबसे ज्यादा दिया। कैसे देखो, तुमने दिया 10 दूनी 20 डायरेक्ट कर दिया होगा, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से देखा करो। ठीक है, और इसी प्रकार से आपको एग्जाम में आप करोगे, वहां पर भी गलती कराओगे। तो देखो P बराबर 2 किलोवाट, इसे मैंने वाट में चेंज कर लिया। ठीक है, 1 किलो में 1000 वाट होते तो 2000 हो जाएगा मेरा। टाइम आपको मिनट में दिया था तो इसे मुझे सेकंड में बनाना था। पहली बात तो टाइम यदि आपको मिनट में दिया है तो इसे मुझे किस में बनाना है, सेकंड में बनाना है। तो 10 मिनट में कितना हो जाएगा आपका, 10 में हम 60 का गुणा करेंगे तो ये किसका हो जाएगा, 600 हो जाएगा। कितनी सेकंड होंगी हमारी, 600। तो P आपको दिया, T आपको दिया, पूछा क्या था, W। कार्य आपसे पूछा गया था, क्या पूछा गया था, आपसे जो पूछा गया था वो क्या पूछा गया था, कार्य, यानी W बराबर आपको निकालना था। ठीक है, तो मैंने T को भी चेंज कर लिया, जो हमने 10 मिनट दिया था उसे मैंने सेकंड में बना लिया, और P हमको जो दिया था उसे हमने वाट में बना लिया। ठीक है, अब बात करते हैं क्या फॉर्मूला लगेगा। तो फॉर्मूला आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से कि P बराबर होता है W/T, कार्य बटे समय। अब मुझे W तो निकालना है, W मुझे दिया नहीं है, P मुझे दिया, T मुझे दिया है।
तो W बराबर ये जो आपका हो जाएगा वो P गुणे T हो जाएगा। क्या हो जाएगा? P गुणे T हो जाएगा। अब P मुझे कितना दिया है, तो चलिए देखते P मुझे कितना दिया है, इसे हम यहाँ पर हटाते। ये फॉर्मूला आप लोग अच्छे से याद कर लें। P बराबर यानी शक्ति बराबर होता है W अपॉन T, कार्य बटे समय। और जब मुझे W निकालना है तो W इधर आ जाएगा, P गुणे T हो जाएगा। त्रिय गुणा करेंगे हम, त्रिय गुणा जब करेंगे तो P गुणे T हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब रखते हैं मान, तो W बराबर आपका हो जाएगा P गुणे T। तो P का मान कितना है मेरा? 2000, 2000 गुणे 600। ठीक है, अब ये कितनी बिंदी है? तो 2 बिंदी, ये 3, ये तो कितनी हो जाएगी? 5। तो 6 दूनी 12, और 12 गुणे 10 पे घाते कितनी हो जाएगी? 5। अब यहाँ पर देखो 12 गुणे 10 पे घाते 5, यहाँ पर मुझे क्या निकालना? जूल। अब मुझे इतना आंसर तो दिया नहीं है, जो दिया है वो बाट में दिया है, जबकि बाट तो कार्य का मात्रक होता नहीं है। मात्रक आपको विशेष ध्यान रखना है, भले ही आप आंसर सही निकाल लो, लेकिन यदि आप मात्रक नहीं सही से देखते हो, मात्रक यदि आपको याद नहीं है सभी, तो आप क्वेश्चन गलत करके आ सकते हो। तो कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। कार्य का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जूल होता है। लेकिन मुझे आंसर यहाँ पर ये 6 गाते जड़ी है, पहली बात तो फिर भी ये गलत नहीं सही होगा, तो ये A, B, C तो दोनों गलती है। अब आपको थोड़ा और सोचना पड़ेगा। यहाँ पर 10 पे घाती 5 है, तो आप क्या करो, यहाँ 1.2, एक दशमलव यहाँ बढ़ाओ, तो दशमलव गुणे 10 पे घाती 6 जूल आंसर आएगा। इसे 12 गुणे 10 पे घाती 5 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 1.2 गुणे 10 की पावर 6 जूल। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और आप सभी ने जो आंसर दिया था वो 20 जूल दिया था, और एक क्वेश्चन हमने आपको और दिया था, आधा मैंने कर दिया था, आधा तुमसे कहा था कि करने के लिए, तो उसका आंसर आप लोगों ने सही, सभी ने सही निकाला। उसका जो आंसर था वो 400 ही निकल के आएगा। कितना निकल के आएगा? 400। वो आपने सही निकाला था, उसके लिए आपको थैंक यू। तो आज हम किसी के नाम नहीं लेके आए, क्योंकि आप लोगों ने क्वेश्चन का आंसर ही गलत दिया हुआ था। तो इसका आंसर कितना आएगा? 1.2 गुणे 10 की पावर 6 जूल इसका आंसर आएगा। और कार का मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। आपको टाइम मिनट में यह दिया हुआ है, तो आप हमेशा याद रखिए उसे मुझे सेकंड में चेंज करना ही है। किसमें चेंज करना है? सेकंड में। ठीक है, आप क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जनरली आपसे पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। जेट्रोफा नामक वनस्पति से निम्नलिखित में से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? जेट्रोफा को हम रतन ज्योत भी कहते हैं। जेट्रोफा ये वनस्पति जो पादप है, इसको रतन ज्योत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रतन ज्योत। अब बात करते हैं कि जेट्रोफा नामक वनस्पति से निम्नलिखित में से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? हाइड्रोजन गैस का, बायोगैस या गोबर गैस का, बायोडीजल का, या मेथेन गैस का? तो देखो जेट्रोफा नाम की जो वनस्पति होती है उसमें 40% आपका तेल पाया जाता है। कितना? 40% उसमें तेल पाया जाता है, जिससे हम बायोडीजल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बायोडीजल बनाने में जेट्रोफा नाम की वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा तेल होता है ये, और इसका प्रयोग अब आपके सभी में लगभग होने लगा है। आपका हवाई जहाज से लेकर ट्रैक्टर में और बाकी की जो गाड़ियां हैं उन सभी में लगभग इसका प्रयोग होने लगा है। और इससे आपका क्या प्राप्त किया जाता है? बायोडीजल को प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट होगा। जेट्रोफा नाम की जो वनस्पति है उसे कौन सा ईंधन का निर्माण किया जाता है? किस ईंधन का निर्माण किया जाता है? फ्यूल का निर्माण किया जाता है, तो बायोडीजल का किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री का है। हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हीरे के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सबसे कठोर पदार्थ है, यह जल का CO2 उत्पन्न करता है, यह ताप व विद्युत का कुचालक होता है, यह सिलिकॉन का अपर रूप होता है। आपको करके फिर आपको बताना होगा कि कौन से विकल्प इनमें सही है, कौन से विकल्प इनमें तीनों में सही है, कौन कौन सा सही विचार है इसमें। तो देखो हीरा जो होता है वो सबसे कठोर पदार्थ है, ये बात बिल्कुल राइट है। हीरा जो होता है वो कार्बन का अपर रूप होता है और ये सबसे कठोर होता है, तो ये भी पॉइंट सही है हमारा पहला। यह जलकर CO2 उत्पन्न करता है, तो हाँ, हीरा को जब कार्बन को जब O2 के साथ जब क्रिया कराई जाती है 800 डिग्री टेम्परेचर पर, कितने?
800 डिग्री टेम्परेचर पर जब क्रिया कराई जाती है तो ये CO2 का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? CO2 को। कार्बन, क्योंकि हीरा जो होता है वो कार्बन का अपर रूप होता है, और ये जब O2 के साथ क्रिया करेगा 800 डिग्री टेम्परेचर पर तो ये क्या करता है? CO2 को उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही है। ये ताप व विद्युत का कुचालक होता है, तो ये भी बात राइट है। ये ताप और विद्युत का कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट भी तो कार्बन का एक अपर रूप है, तो ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का सुचालक होता है, जबकि हीरा जो होता है वो विद्युत का कुचालक होता है। यह सिलिकॉन का अपर रूप है, तो ये गलत बात है। ये सिलिकॉन का अपर रूप नहीं है, बल्कि ये कार्बन का अपर रूप है। तो पहला, दूसरा और तीसरा ये दोनों तीनों ही राइट है। तो देखो आगे हमने ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पहला, दूसरा और तीसरा कहां पर लिखा हुआ है? तो पहला, दूसरा, तीसरा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यही ऑप्शन आपका राइट होगा। पहला, दूसरा, तीसरा राइट है, जबकि चौथा वाला जो था वो गलत है, क्योंकि सिलिकॉन का ये अपर रूप नहीं होता है, बल्कि ये कार्बन का अपर रूप होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है फिजिक्स का, और ये क्वेश्चन के लिए हम एक ट्रिक्स आपके लिए लेकर आए, और वो ट्रिक्स आपको अच्छे से याद करनी है। आप जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे कि किसकी तरंग दैर्घ्य कितनी है, बढ़ते हुए क्रम में चाहे आपसे पूछा जाए, चाहे आपसे घटते हुए क्रम में पूछा जाए। ये किरणें जो आपसे तरंग दैर्घ्य इनकी पूछी जाती है एग्जाम में, चाहे घटते में पूछी जाए चाहे बढ़ते में पूछी जाए, हम आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक ट्रिक्स लेकर आए जिसे आपको याद करनी है और आप कभी भी नहीं भूलोगे। क्वेश्चन क्या है, पढ़ते हैं, देखें। विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास बनाइए। बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है, तरंग दैर्घ्य का बढ़ते हुए क्रम में आपको लगाना है। अब देखो आप लोग ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हो, हम देखो कंफ्यूजिंग आपकी दूर करते हैं। कैसे? देखो, तो सबसे पहले देखो इस क्वेश्चन का आंसर देखते, फिर उसके बाद हम आपको एक ट्रिक्स बताएंगे, उसे आपको अच्छे से याद करनी है और जिससे आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सको हैं। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य के क्रम में लिखिए। बढ़ते हुए क्रम में लिखने आपको है। तो देखो इसका जो आंसर होगा वो आपका होगा एक्स किरणें, दृश्य, अवरक्त तथा सूक्ष्म तरंगें। सबसे कम जो होती है वो एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य होती है, फिर उसके बाद दृश्य आती, फिर उसके बाद अवरक्त आती, फिर उसके बाद सूक्ष्म तरंगें आती। सूक्ष्म तरंग दैर्घ्य, जो सूक्ष्म तरंगें होती उनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे ज्यादा इनमें से है। तो यही आपका कह रहा है ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप देखो ऐसे तो हमने डायरेक्ट, हमें पता थी, मैंने लगा दिया आंसर, लेकिन आपको कैसे याद करना है वो भी हम आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि जो गामा किरणें होती है इनकी तरंग दैर्घ्य कितनी होती है। गामा किरणें होती है उनकी तरंग दैर्घ्य सबसे देखो, सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य है वो आपकी गामा किरणों की होती है। किसकी होती है? सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य होती है आपकी वो गामा किरणों की होती है। कितनी होती है ये भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि सीपी नेट में इससे क्वेश्चन पूछा गया था। किरणों से सीपी नेट में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको तरंग दैर्घ्य भी सभी की जो भी इंपोर्टेंट तरंग दैर्घ्य है, जैसे गामा की हुई, एक्स किरणों की हुई और दृश्य किरणों की, इन तीनों की भी आपको तरंग दैर्घ्य याद होनी चाहिए कितनी होती है। तो गामा किरणों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो आपकी 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻⁻10 मीटर होती है। ठीक है, 10⁻⁻14 से लेकर 10⁻⁻10 गामा किरणों की तरंग दैर्घ्य होती है। ओके, अब बात करते हैं कि एक्स किरणों की कितनी होती है। तो एक्स किरणों की जो तरंग दैर्घ्य होती है, एक्स किरणों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 10⁻⁻10 से लेकर 10⁻⁻8 मीटर होती है। ये तरंग दैर्घ्य आप लोग याद कर लें, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं गामा। गामा के बाद फिर एक्स की तरंग दैर्घ्य, एक्स किरणों के बाद आती है आपकी पराबैंगनी किरणें। कौन सी किरणें आती है? पराबैंगनी किरणें। ये किरणें जो होती है उनकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो 10⁻⁻8 से लेकर 10⁻⁻6 मीटर होती है। तो देखो बढ़ता हुआ क्रम है कि नहीं है। सबसे कम किसकी थी? गामा की। गामा के बाद फिर एक्स किरणों की, फिर एक्स के बाद फिर किसकी है? आपकी पराबैंगनी किरणों की। और पराबैंगनी के बाद आपकी होती है दृश्य किरणों की कम, फिर उसके बाद अवरक्त आती है, अवरक्त के बाद फिर सूक्ष्म तरंगें आती है। तो क्रम का आपका क्या है सबसे पहले। अब हम आपको ट्रिक्स बता देते हैं, ठीक है, क्यों टाइम वेस्ट करें, ट्रिक्स आप याद कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। तो देखो ट्रिक्स हम आपको पीछे बताते हैं, क्योंकि जगह पीछे थी हमारी। तो देखो यहाँ पर ट्रिक्स आप लोग लिख लेना, ट्रिक्स बहुत ही अच्छी है। ट्रिक्स क्या है हमने बनाई, बहुत ही अच्छी ट्रिक्स बनाई। गम गम ऐसा गम ऐसा परा गम ऐसा परा कि 10 अरब 10 अरब सूक्ष्म है। 10 अरब सूक्ष्म है।
अब देखो ये बढ़ता हुआ क्रम है, अब जब बढ़ता हुआ क्रम हम आपको बता दें तो आप घटते हुए क्रम में लिख सकते हो, उसका विपरीत कर देना तुरंत। ये बढ़ते हुए क्रम में तरंग दैर्घ्य है, तो सबसे ट्रिक्स हमने क्या बताई, गम ऐसा परा कि 10 अरब सूक्ष्म में। गम से क्या है, गामा किरणें, सबसे कम जो तरंग दैर्घ्य है वो किसकी है, गामा किरणों की। और गामा के बाद फिर ऐसा का मतलब यहाँ पे क्या है, ऐसा यानी कि एक्स किरणें, ऐसा का मतलब यहाँ पर क्या है, एक्स किरणें। परा से पराबैंगनी, की का कोई मतलब नहीं, की को यहाँ काट देना। और 10 से दृश्य किरणें, और दृश्य के बाद अरब से अवरक्त किरणें, और सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंगे। गम ऐसा परा की 10 अरब सूक्ष्म में, ये आपकी ट्रिक्स है, और ये बढ़ते हुए क्रम में गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य किरणें, अवरक्त किरणें और सूक्ष्म तरंगे। ठीक है, ये आपका क्रम है वो कैसा है, बढ़ता हुआ क्रम है। जब आपसे घटता हुआ पूछा जाए तो तुरंत उसका विपरीत कर देना। ठीक है, तो आपका ये जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका जो आंसर निकल के आएगा वो यहाँ पे देखो कुछ किरणें बीच में दी हुई नहीं थी, इन्होंने पराबैंगनी किरणों को दिया ही नहीं, देखो डायरेक्ट दृश्य किरणों को दे दिया। तो सबसे पहले दृश्य, दृश्य के बाद एक्स, एक्स के बाद दृश्य, फिर अवरक्त, फिर सूक्ष्म तरंगे, ये इसका क्रम होगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको आगे देखने को भी मिलते रहेंगे। ये क्वेश्चन आपके सीपी नेट में पूछा भी गया था बढ़ते हुए क्रम में, तो आप लोग अच्छे से याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आरएनए की किस फॉर्म में क्लोवर लीफ के समान संरचना होती है। आरएनए के किस फॉर्म में, यानी आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए, ये 3 प्रकार के आरएनए होते हैं। तो इसमें आपसे पूछा गया कि आरएनए की किस फॉर्म में क्लोवर लीफ के समान संरचना होती है, क्लोवर पत्ती की समान संरचना होती है। तो वो आपकी टीआरएनए की होती है, किसकी होती है, टीआरएनए की जो संरचना होती है वो क्लोवर लीफ यानी क्लोवर पत्ती के समान होती है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अच्छे से याद कर लेना। ये भी आपका जेनेटिक्स से ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जेनेटिक्स से है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र का ढांचा क्या होता है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र का ढांचा क्या होता है। तो सबसे पहले देखो बात करते हैं, यहाँ से आपको हम 3-4 क्वेश्चन बताएंगे, और 3-4 क्वेश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट है। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा ये किस में होता है। तो ये जो रोग होता है, ये सिंड्रोम जो होता है वो पुरुषों में होता है। किस में होता है, पुरुषों में होता है, यानी कि मेल में होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, क्लाइनफेल्टर जो सिंड्रोम है वो किस में पाया जाता है, तो ये पुरुषों में पाया जाता है। अब बात करते हैं इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है। गुणसूत्रों में क्या होता है, तो गुणसूत्रों की ट्राइसोमी होती है। ट्राइसोमी का मतलब यहाँ पर अधिकता हो जाती है, क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। यानी कि 46 गुणसूत्र आपके होते हैं, और 46 की जगह पर यहाँ पर 47 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 46 गुणसूत्र वैसे आपके होते सभी में, सभी जितने भी स्तनधारी हैं, लेकिन सॉरी स्तनधारी न कह सके, मनुष्य में, मनुष्य जो होता है उसमें जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो 46 होती है, लेकिन 46 की जगह पर ये कितने हो जाते हैं, 47 हो जाते हैं, यानी ट्राइसोमी हो जाती है। वहां पर एक गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब इसमें क्या होता है, यदि ये सिंड्रोम यदि हो जाए मनुष्य, पुरुषों में, तो उनके जो टेस्टिज होता है, अन्य जननांग जो होते हैं वो अल्प विकसित हो जाते हैं। और जब ये अल्प विकसित रह जाते हैं तो इसको क्या कहा जाता है, हाइपोगोनेडिज्म कहा जाता है। जो मनुष्य पुरुष होते हैं उनमें जो जननांग होते हैं, टेस्टिज जो होता है, और जो अन्य जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो जब अल्प विकसित रह जाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है हाइपोगोनेडिज्म, गोनेडिज्म, ये इसे कहा जाता है। पूछा जाता है ये क्वेश्चन, हाइपोगोनेडिज्म क्या होता है, तो आप बता सकते हो अब। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, और यहाँ पर जो एक क्वेश्चन और बनता है कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वो लगभग 500 पुरुषों में देखा जाए तो एक को देखा, 500 पुरुषों में लगभग एक पुरुष को ये सिंड्रोम देखा जाता है। 500 पुरुषों में एक पुरुष में ये रोग आपका मिलता है, कौन सा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है, अब बात करते हैं कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में लिंग गुणसूत्र का ढांचा क्या होता है। तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में जो लिंग गुणसूत्र का जो ढांचा होता है वो XXY होता है। क्या होता है, XXY। एक देखो गुणसूत्र बड़ा, वैसे जोड़ी में कितने होते हैं, 2 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन यहाँ एक गुणसूत्र की अधिकता हुई। XY किस में होता है, पुरुषों में,
तो यहाँ पर एक गुणसूत्र और आपका बढ़ गया, एक गुणसूत्र और बढ़ गया, तो ये इसमें क्या होता है एक्स एक्स वाई यानी 46 गुणसूत्र की जगह पर कितने हो जाते हैं 47 हो जाते हैं। आपसे पूछा जाता है कि कितने गुणसूत्र इसमें होते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र बढ़ जाते हैं, तो एक गुणसूत्र बढ़ता है यानी 46 की जगह पर 47 हो जाते हैं। जबकि बात करते हैं एक्सओ किसका ढांचा है ये, तो एक्सओ जो होता है ये आपका टर्नर सिंड्रोम का होता है। टर्नर सिंड्रोम में एक्सओ होता है उसका ढांचा, एक्सओ। ये टर्नर सिंड्रोम जो होता है वो किसमें होता है, ये मादा में यानी कि मेल पुरुष में सॉरी महिलाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, महिलाओं यानी फीमेल में पाया जाता है। तो देखो इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और इसी प्रकार से आपको आगे भी मिलते रहेंगे। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि थर्मोप्लास्टिक वे है जो, थर्मोप्लास्टिक क्या है, गर्म करने पर पिघल जाती है, गर्म करने पर विच्छेदित हो जाते हैं, गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं, गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं तथा ताप बढ़ने पर कठोर हो जाते हैं। तो देखो थर्मोप्लास्टिक जो होती है जितनी वे प्लास्टिक होती है जो गर्म करने पर मुलायम हो जाती है, जो गर्म करने पर मुलायम हो जाती है ऐसी प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। ऐसी प्लास्टिक को क्या कहा जाता है, थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। और ये देखो गर्म करने के बाद पुनः यदि इनको ठंडा किया जाए तो ये पुनः वही अवस्था में फिर आ जाती है। ठीक है, अब इनकी बात करते हैं कि इनके उदाहरण क्या क्या है। उदाहरण आपसे पूछे जा सकते हैं थर्मोप्लास्टिक के, तो थर्मोप्लास्टिक में हमारा आता है पॉलीएथिलीन जो आपकी पॉलीथीन होती है, पॉलीथीन आती है, पीवीसी आता है, पीवीसी मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड आता है, और टेफ्लॉन आता है। टेफ्लॉन क्या आता है, टेफ्लॉन जिसका प्रयोग तवे बनाने में किया जाता है। तो ये टेफ्लॉन, पीवीसी, पॉलीएथिलीन ये तीनों ही आपके थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण हैं। ये तीनों ही किसके उदाहरण हैं, थर्मोप्लास्टिक के प्रमुख उदाहरण हैं, पीवीसी, टेफ्लॉन और पॉलीएथिलीन। और ये ऐसी प्लास्टिक होती है जो गर्म करने पर कैसी हो जाती है, मुलायम हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डीएनए में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, डीएनए में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स किस में होते हैं, एडेनिन तथा एंड थाइमिन में, यूरेसिल एंड थाइमिन में, एडेनिन एंड ग्वानिन में, थाइमिन एंड साइटोसिन में। तो देखो एडेनिन और ग्वानिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में आपका ट्रिपल बॉन्ड होता है। ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, जबकि एडेनिन और थाइमिन के बीच में आपका डबल बॉन्ड होता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एडेनिन और थाइमिन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, जबकि ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। और ये किस किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं आपस में, तो ये हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं डीएनए में। ठीक है, और डीएनए कैसी संरचना है, तो डीएनए द्विकुंडली युक्त संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण लिंग संलग्न वंशागति से संबंधित होता है। इसमें से ऐसा कौन सा रोग है जो लिंग संलग्न वंशागति के कारण होता है, तो लाल हरी वर्दानता, ल्यूकोडर्मा, मधुमेह या रात का अंधापन। तो देखो जो वर्दानता रोग होता है, कलर ब्लाइंडनेस जिसे कहते हैं, वो रोग जो होता है वो आपका लिंग संलग्न वंशागति के कारण होता है। इसमें क्या होता है, ये जो जितने भी लिंग संलग्न जो वंशागति वाले रोग है जैसे हीमोफीलिया हुआ, वर्दानता आपका हुआ, ये सभी रोग जो होते हैं वो एक्स गुणसूत्र पर इनके जीन पाए जाते हैं। इनके जो गुणसूत्र होते हैं, इनके जो जीन होते हैं, वर्दानता के जो जीन होता है इस रोग का, वो आपका एक्स पर पाया जाता है। किस पर होता है, एक्स पर। तो आप याद रखिए पूछा जाता है कि लिंग संलग्न वंशागति वाले जो रोग है उनके जीन कहाँ पर स्थित होते हैं, एक्स पर या वाई पर। तो आप याद रखिए इनके जो जीन होते हैं वो एक्स पर स्थित होते हैं। कहाँ पर स्थित होते हैं, एक्स पर। और वर्दानता जिस व्यक्ति को ये रोग हो जाता है वो लाल और हरे में विभेद नहीं कर पाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कौन सा, ए। और वर्दानता का जीन कहाँ स्थित होता है, इसका जीन किस पर पाया जाता है गुणसूत्र में, तो एक्स पर स्थित होता है। कहाँ पर स्थित होता है, एक्स पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हो, पिछली ईयर पूछे भी गए थे। यदि एक वरदान स्त्री एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से विवाह करती है तो उनके बच्चे कैसे होंगे। यदि एक वरदान स्त्री एक सामान्य दृष्टि वाले पुरुष से विवाह करती है तो उसके बच्चे कैसे होंगे। तो देखो हम आपको एक ट्रिक्स बताएं छोटी सी कि
ये जो स्त्री होती है उनके जो गुण होते हैं वो ज्यादातर उनके बेटे में जाते हैं, उनके सन में जाते हैं। किसमें जाते हैं? सन यानी कि बेटे में जाते हैं। और जो पिता होते हैं उनके जो ज्यादातर गुण होते हैं वो पुत्रियों में जाते हैं, यानी कि उनकी डॉटर में जाते हैं। तो यहाँ पर जो वरदान है वो कौन है? स्त्री है। तो इसका मतलब हुआ कि उसके जो बेटे होंगे वो कैसे उत्पन्न होंगे? वरदान उत्पन्न होंगे, यानी उनके अंदर जो रोग होगा वो कौन सा होगा? वरदान रोग होगा। जबकि जो पिता होंगे उनकी जो पुत्रियां होंगी वो उनमें वो वाहक होंगी। कैसी होगी? वाहक। रोग तो होगा लेकिन वाहक होगी। कैसे? हम आपको क्रॉस करके भी बता देंगे जिससे आपको कभी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सभी पुत्र, सॉरी, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट होगा, सभी पुत्र वरदान दोगे। क्योंकि स्त्री है, और जो स्त्री है यानी कि जो माँ होती है हमारी, उनके माँ के जो गुण जाते हैं वो ज्यादातर किस में जाते हैं? बेटों में जाते हैं, यानी कि किस में जाते हैं? पुत्रों में जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो राइट होगा, सभी पुत्र वरदान होंगे। अब देखो क्रॉस करके भी हम आपको बता देते। तो स्त्री कैसी है? वरदांत। तो इसके जो गुणसूत्र यानी कि वरदांत जो जीन होंगे वो किस पर स्थित होंगे? एक्स गुणसूत्र पर। अभी हमने आपको बताया है। तो एक्स सी, एक्स सी, कलर ब्लाइंडनेस है स्त्री। एक्स एक्स किसका होता है? स्त्री का होता है गुणसूत्र। और एक्स वाई, एक्स वाई। और पुरुष मेरा कैसा है? यानी पुरुष जो हमने यहाँ पर जो है वो कैसा है? सामान्य, यानी उसके अंदर कोई भी रोग इस प्रकार का नहीं है। अब इसका हम जब क्रॉस कराते हैं तो क्रॉस कराने के बाद मुझे क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पर हम युग्मक को अलग कर लेते हैं। युग्मक जो होंगे वो अलग कर ले, एक्स सी और एक्स सी। और यहाँ से युग्मक जो निकल के आएंगे वो आपकी क्या आएंगे? एक्स और वाई। सॉरी, यहाँ पर हम हटाते से एक्स, एक युग्मक एक्स निकल आया, दूसरा हमारा युग्मक क्या निकला है? वाई। आपको क्रॉस करना तो आता ही होगा। अब देखो एक्स सी का हम जब एक्स से क्रॉस कराएंगे, एक्स सी का जब एक्स से क्रॉस कराएंगे तो हमारा ये एक्स सी और एक्स आएगा। और एक्स सी का जब वाई से कराएंगे तो ये एक्स सी वाई आएगा। ठीक है, अब एक्स सी का एक्स से कराएंगे तो ये एक्स सी और एक्स आएगा। जगह थोड़ा कम है इसलिए सही से नहीं हो पाते। और एक्स सी का जब वाई से कराएंगे तो ये एक्स सी वाई आएगा। ठीक है, अब देखो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से कि इसका जो गुणसूत्र है एक्स, एक्स सी एक्स, एक्स सी एक्स, हम यहाँ पर देखो आपको बताते हैं एक्स सी एक्स जो आपका निकल के आया, तो यहाँ पर जो एक्स एक्स सी एक्स है ये आपका क्या है? मतलब एक्स एक्स आपका क्या होगा? पुत्री होगी। और पुत्री होगी तो उनके ऊपर एक ही तो जीन है, उनके ऊपर जो वरदानता का जो गुण है वो क्या है? एक ही है। तो एक है तो इसका मतलब है कि ये वाहक होंगी। या दोनों पे होता है तो ये वरदांत होती, या दोनों पर सी सी होता है आपका तो ये कैसी होती? वरदांत होती। तो यहाँ पर एक्स सी एक्स है तो ये वाहक है, ये भी वाहक है आपका। एक्स सी वाई है तो ये आपका लड़का है, और लड़का जो है वो आपका कैसे है? वरदान है, क्योंकि यहाँ पर एक्स पर सी गुणसूत्र, सी का जीन उपस्थित है। तो एक्स सी वाई, एक्स सी वाई जो आपका है और एक्स सी वाई ये दोनों पुत्र है और दोनों वरदान थे। जबकि ये जो पुत्रियां है वो दोनों वाहक है। इनके जो लक्षण होंगे वो नेक्स्ट पीढ़ी में उत्पन्न होंगे इनके बच्चों में जाके। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट होगा। आप क्रॉस करके समझ सकते हो। ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट बताना कैसे क्रॉस किया जाता है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। यदि ये देखो एक बार थोड़ा और बता देते, यदि ये सी इस पर भी होता तो ये आपका वरदान पुत्री होती। लेकिन यहाँ पर एक पर सी है, दोनों पे तो है नहीं, तो ये वरदान ना हो कि ये वाहक है। लक्षण तो इनके अंदर हैं लेकिन वो प्रकट नहीं हुए। लक्षण इनके अंदर हैं लेकिन वो प्रकट नहीं हुए, तो इनको आप वरदान नहीं कह सकते बल्कि इनको वाहक कहोगे। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर सी, यहाँ पर आपकी एक्स पर पाई जा रही है। और वैसे भी इनके जो गुणसूत्र होते हैं, इनके जो जीन होता है वरदान का वो किस पर होता है? एक्स पर होता है। इसलिए जो लड़के होंगे वो सभी कैसे होंगे? वरदान दे होंगे। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बहुत टाइम ले लिया इस क्वेश्चन पर हमने। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो याद रखें अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कैसे? अनंत यानी इन्फिनिटी प्रतिबिंब बनेंगे, क्योंकि वो आपस में जब उनको समांतर रखा जाएगा तो वो आप नया प्रतिबिंब बनाते रहेंगे, एक दूसरे पर उनकी हो जाएगी प्रतिबिंब छाया, तो वो नए नए प्रतिबिंब बनाते रहेंगे।
तो बहुत अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। कैसे बनेंगे? अनंत, कोई गिनती नहीं उनकी। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एसिटिक अम्ल का तुल्यांकी भार होता है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होगा। एसिटिक अम्ल का तुल्यांकी भार कितना